नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी के लिए यूपीपीएससी के द्वारा आरओ का एग्जाम कराया जा रहा है। आप सभी को जैसा कि पता है, इसके लिए सबसे अच्छा बुक माना जाता है घटना चक्र की। दोस्तों, यह घटना चक्र हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पीसीएस, यूपीपीसीएस, किसी भी स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, आरओ हर एग्जाम के लिए। तो दोस्तों, हमारा एक छोटा सा कोशिश है कि आरओ एग्जाम के लिए आप सभी के लिए घटना चक्र का इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया जाए। तो दोस्तों, इसी सिलसिले में ये छोटा सा सीरीज आप सभी के लिए। दोस्तों, इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और खुद भी इसका लाभ उठाना। जय हिंद। स्वागत है आप सभी का नालंदा यूनिवर्स 77 पर। कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन इतिहास के बारे में। दोस्तों, इस सीरीज के बाद यानी कि आज के बाद कल से मध्यकालीन भारत शुरू होगा और उसके बाद आधुनिक भारत। यानी कि मेरे तरफ से कोशिश ये रहेगा कि दिवाली से पहले यानी कि 12 तक आप सभी के लिए मध्यकालीन एंशिएंट हिस्ट्री और मॉडर्न यानी कि आधुनिक भारत का सीरीज पूरा आ जाए। उसके बाद में भारतीय संविधान, भारतीय राज्य व्यवस्था का वीडियो आएगा। मेरे तरफ से कोशिश ये है कि 20 नवंबर से पहले सारे सब्जेक्ट का एमसीक्यू आप सभी के सामने आ जाए और आरओ एग्ज़ाम के तैयारी के लिए आपके लिए यह बहुत ज़्यादा उपयोगी है। मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि घटना चक्र की बुक कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं एक बात और बता दूं, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे बच्चे के मन में डाउट हो कि सर आप ये पीडीएफ क्यों नहीं इसका बना रहे हैं। देखो क्या है ना, पीडीएफ बनाने के लिए ऑर्डर दे दिया गया है। पीडीएफ बनाने में 7 से 8 दिन लग सकते हैं, काफ़ी सवाल है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका उस वक्त में कोई घाटा हो। आप ये जो सवाल है इसी का पीडीएफ बन जाएगा। तो जब इसमें साफ साफ दिख रहा है, आप पढ़ रहे हो, फिर क्या दिक्कत है। उसका पीडीएफ आएगा, बोलोगे तो उसका भी वीडियो बन जाएगा। तो अभी आप सिर्फ इसका फ़ायदा उठाओ, बहाना मत करो और चीज़ों को देखो। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो बिना ज़्यादा कुछ इधर उधर टाइम वेस्ट किए। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नांकित राजवंशों में से किसके शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे। अब देखो सवाल को आप लोग फिर से पढ़ो एक बार, क्या पूछा गया है। निम्नांकित यानी कि 4 ऑप्शन दिए कि इनमें में से राजवंशों में से किसके शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे। अगर आपने इस सवाल को पढ़ा तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि यार ये तो मैंने अक्सर सुना है। किसी भी राज्य शासक हो, वो कहीं ना कहीं अपने समय में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे। अपने बड़े बेटे, या फिर युद्ध होता था किसी, हर चीज़ के अनुसार जब तक वो जीवित रहते थे उसी समय में किसी न किसी को घोषित कर देते थे। अक्सर हर राज्य में होता था। तो 4 में से किसी को एक चुनना ये मुश्किल है, लेकिन हम बात करेंगे। देखो कुछ बात करेंगे। अगर हम बात करें तो चोल में जो था ये चीज़ें सबसे ज़्यादा थी। अगर बात करें चालुक्य और कदम्ब और कलचुरी के बारे में, तो देखिए इसमें थोड़ा कम हुआ करता था, लेकिन चोल में ये प्रथा कुछ ज़्यादा थी। लेकिन इन चारों में से किसी को एक तरीके से ये नहीं कहा जा सकता कि सिर्फ इसमें ही था, इसमें ही था, इसमें था। चारों में ऐसा होता था। लगभग हर कह सकते हो राज्य में शासनकाल में ऐसा ही होता था। तो इसमें उत्तर बताना मुश्किल है। लेकिन अगर हम ज़्यादा बात करें, किसी ज़्यादातर यानी कि अगर पूछ लिया जाए इन चारों में सबसे ज़्यादा, तो चोल में का उत्तर रहेगा। बाकी इसका उत्तर ये ऐसा सवाल है कि दोबारा पूछा जाना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर पूछा गया तो आपको ये बता देना कि चोल, अगर 4 ऑप्शन ऐसे आते हैं तो। बाकी ये सवाल नहीं पूछा जाए, क्योंकि ये सवाल का उत्तर लगभग हर जगह एक ही जैसा होता था। ठीक है, समझ में आया। आगे बढ़ें। प्रश्न नंबर 2, इसमें क्या है कि ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में भारत तथा रोम के बीच, ध्यान देना, भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होती है। अच्छा सवाल है। प्रश्न नंबर 2 का सही उत्तर होगा बी यानी कि अरिकामेडु। ठीक है, क्या है अरिकामेडु। ध्यान देना कि अरिकामेडु भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक प्राचीन पुरातात्विक स्थल है। ठीक है, यानी कि अरिकामेडु जो है यहीं से, ठीक है, भारत और रोम के घनिष्ठ व्यापारियों के संबंध के बारे में प्राप्त होता है। ये चीज़ ध्यान देना, भारत तथा रोम के बीच का जो घनिष्ठ व्यापारिक संबंध था, इसका कहीं ना कहीं जो पुरास्थल की खुदाई हुई, इसका सूचना कह सकते हो अरिकामेडु से मिला। ठीक है, आगे बढ़ें। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किस राजा ने अपने मंत्रियों को पशुओं पर क्रूरता पर, ध्यान देना, पशुओं पर क्रूरता पर प्रतिबंध लगाने के लिए काशी क्षेत्र भेजा था। अच्छा सवाल है। तो 3 का सही उत्तर होगा बी यानी कि चालुक्य राजा कुमारपाल। कौन थे? चालुक्य राजा कुमारपाल। ठीक है, अब वो ऐसा क्यों करते थे? देखो क्या था कि जो चालुक्य राजा कुमारपाल थे वो जैन मतानुयायी थे। और आपको पता है कि जैन धर्म में ये सब चीज़ों को पशुओं पर हिंसा बहुत बुरी चीज़ मानी जाती है। वो जैन धर्म में कि पशुओं का बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट किया जाता है। खैर हिंदू धर्म में भी किया जाता है, लेकिन जैन धर्म में कुछ चीज़ें कुछ ज़्यादा ही होती हैं। ठीक है, तो इसके संदर्भ में समझ में आया। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन एक तमिल देश के संगम युग का राजवंश नहीं है। ध्यान देना, क्या पूछा गया, नहीं है। तो आपको जोश में ये नहीं कि नहीं को ध्यान ना दो, नहीं शब्द ही पूरा खेल खराब कर देता है एग्जाम में, ध्यान देना। तो प्रश्न नंबर जो 4 है इसका सही उत्तर होगा
पल्लव राजवंश। क्यों? क्योंकि बात ऐसा है कि संगम साहित्य में केवल चोल, चेर और पांड्य, ठीक है, यही राजाओं के बारे में विवरण प्राप्त होता है, ठीक है, जबकि पल्लव या और राजवंश का विवरण संगम साहित्य में नहीं प्राप्त होता है। समझ में आया? आगे बढ़े। प्रश्न नंबर 5, इसमें कि किस शासक ने सिंघल द्वीप के विरुद्ध 642 ईस्वी में समुद्री अभियान भेजा था? अच्छा सवाल है, उत्तर जान लो। उत्तर होगा बी, नरसिंह वर्मन प्रथम। आगे की बात कर लेते हैं, एक मिनट जाओ। नरसिंह वर्मन प्रथम जो है ये पल्लव वंशीय शासक था, ठीक है। 642 ईस्वी में चालुक्यों के विरुद्ध, किसके विरुद्ध? चालुक्यों के विरुद्ध युद्ध में नरसिंह वर्मन को श्रीलंका के एक राजकुमार मान वर्मन से सहायता मिली। यानी कि नरसिंह वर्मन का युद्ध किससे हुआ? चालुक्य विरुद्ध, ठीक है। और इनका मदद किसने किया? श्रीलंका के राजा मान वर्मन से मिला, ठीक है। अतः उसने मान वर्मन को पुनः सिंघल की गद्दी दिलाने के लिए शक्तिशाली नौसेना को 2 बार उसकी सहायता हेतु सिंघल द्वीप पर भेजा। फिर बाद में क्या हुआ कि नरसिंह वर्मन ने इनके सिंहासन को दिलाने के लिए अपने तरफ से नौसेना भेजा था। समझ में आया? नरसिंह वर्मन का जो कह सकते युद्ध था वो चालुक्य से था, और इसके संदर्भ में नरसिंह वर्मन का मदद श्रीलंका के शासक मान वर्मन ने किया था। फिर बाद में इन्होंने मान वर्मन को सिंहासन पर बैठाने के लिए अपने तरफ से नौसेना भेजा, यानी कि उनका भी मदद फिर इन्होंने बाद में किया। समझ में आया? प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में किसे लघुवेद की संज्ञा दी गई? प्रश्न नंबर 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कुराल। अब ध्यान देना, बहुत अच्छा सवाल है ये, ठीक है। तमिल ग्रंथ कुराल या फिर कुरल को लघुवेद की संज्ञा दी गई, लेकिन इसके जो रचयिता हैं कुराल के वो हैं तिरुवल्लुवर, ठीक है। तिरुवल्लुवर, माफ करिए, तिरुवल्लुवर थे, ठीक है। लिख देता हूं, तिरुवल्लुवर, ठीक है, तिरुवल्लुवर, ठीक। समझ में आया? प्रश्न नंबर 7 पे आ जाओ, एक मिनट। इसमें कि चोल शासकों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा वारियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था? तो 7 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि टोटट वारियम। टोटट कह सकते हो या टोट वारियम कह सकते हो, खैर कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा जानकारी ले लो कि चोलकालीन गांव की गतिविधियों की देखरेख एक कार्यकारिणी समिति करती थी। कौन करता था? चोल के शासनकाल में जो गांव की सारी गतिविधि जो था देखरेख एक कार्यकारिणी समिति करती थी, जिसे हम वारियम कहा जाता है, ठीक है, वारियम, ठीक। उद्यान प्रशासन का कार्य देखने वाली समिति को टोट वारियम कहा जाता है। अब एक चीज ध्यान देना, देखिए ये जो वारियम शब्द है, कह सकते हो कि एक ये डिपार्टमेंट है जिसको हम, जैसे मान लो है एक शब्द है इंग्लिश में डिपार्टमेंट, इसको मान लो हम लोग कहते हैं वारियम, एक मान लो भी समझना। तो जो उद्यान प्रशासन था इसका जिम्मेदारी कौन लेता था? टोट वारियम। अगर मान लो कुछ और भी काम है तो कोई और प्रशासन लेता था, लेकिन लास्ट में उसमें वारियम शब्द होता था। जैसे मान लो एरी वारियम, पान वारियम, ठीक है। तो ये इसका अलग अलग विभाग हुआ करता था, ठीक है। तो चोल काल में जो गांव की सारी गतिविधियों को जो देखता था उसे कहते थे वारियम, और जो उद्यान प्रशासन देखता था उसे कहते थे टोट वारियम। और बाकी इन सभी के बारे में हम लोग आगे सवालों में बात करेंगे। प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन तमिल रामायणम या रामावतारम का लेखक था? 8 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि कम्मन। प्रश्न नंबर 9 पे आ जाइए। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध हुआ था। बहुत अच्छा सवाल है, तो सही उत्तर होगा बी, यानी कि चोल एवं राष्ट्रकूटों के बीच। अब थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी ले लो। देखो क्या है कि राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने पश्चिमी गंगों की सहायता से तक्कोलम के युद्ध में चोलों को पराजित किया और तंजौर पर अधिकार कर लिया। अब ध्यान देना, राष्ट्रकूट के जो राजा थे, ठीक है, उनका नाम था कृष्ण तृतीय, ठीक है, ठीक। इन्होंने पश्चिमी गंगों की सहायता से तत्कोलम के युद्ध में चोलों को परास्त किया, यानी कि चोल जो थे ये इनसे हार गए थे। और राष्ट्रकूट के जो राजा थे कृष्ण तृतीय जो थे, इन्होंने किसकी सहायता से चोल को हराया था? तो इन्होंने हराया था पश्चिम के गंगों से। और जो पश्चिम के गंगों में जो एक शासक थे उनका नाम था बुतग द्वितीय। क्या नाम था? बुतग द्वितीय, ठीक है, बुतग द्वितीय, माफ करिए, बुतुग द्वितीय था, ठीक है। फिर जब इन्होंने इनको हराया चोल को, उसके बाद में जो तंजौर जगह थी उस पर पूरा अधिकार कर लिया, ठीक है। समझ में आया? प्रश्न नंबर 10 पे आ जाओ। प्रश्न नंबर 10 से आप सभी के सामने कि मीनाक्षी मंदिर यहाँ अवस्थित है। तो प्रश्न नंबर 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मदुरई। इसको चाहे आप मदुरई कह दो या फिर
मदुरा कर दो। अब जो ये मदुरई है, ये पहले पांड्यों की राजधानी हुआ करती थी, ठीक है। संगम काल में अगर देखा जाए तो प्रथम तथा तृतीय संगम यहीं आयोजित की गई थी, जो मदुरई जगह थी। और इसकी अध्यक्षता उस समय किसने की थी? तो प्रथम संगम की अध्यक्षता किए थे अरे ऋषि अगस्त्य, और तृतीय संगम की अध्यक्षता किए थे नक्कीरर, ठीक है। देखो, एक सवाल में आपने 3-4 सवाल के बारे में जानकारी ले लिया। पहला क्या पूछा था कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है, तो हो गया मदुरई। मैं आपको सिर्फ इतना ही बता सकता था, लेकिन जानकारी के लिए आपको मालूम होना चाहिए कि मदुरई या फिर मदुरा, दोनों चीज़ एक ही है। ये जो पांडे हुआ करते थे, चोल चोल पांडचेरी, उस समय के जो पांड्य थे वो उनकी राजधानी कभी हुआ करती थी। और एक बात और जान लो, जो प्रथम संगम और तृतीय संगम जो एक आयोजित किया गया था, वो भी यहीं किया गया था। और प्रथम संगम के जो अध्यक्ष थे वो थे ऋषि अगस्त्य, इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। और तृतीय के थे नक्कीरर। समझ में आया? प्रश्न नंबर 11 है, और इस वीडियो का लास्ट सवाल भी, अंतिम सवाल भी कह सकते हो। इसको थोड़ा जूम कर लिया जाए? नहीं, जूम नहीं हो पाएगा यार, क्योंकि क्या है कि ज़्यादा जो हो जाएगा। 11 है कि नटराज नृत्य के भगवान की मूर्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही पूछा गया है। उत्तर देखो, उत्तर होगा सी, यानी पहला पॉइंट भी सही है, दूसरा सही। यानी कि यह मूर्ति नृत्य करते हुए 4 हाथों वाले शिव का प्रतिनिधित्व करती है। तथा दूसरा पॉइंट क्या है? अपने दाएं कान में वह एक पुरुष का कुंडल पहने हैं, बाएं में एक महिला का। समझ में आया? तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। देखो, मैंने आपको इतने अच्छे तरीके से हर एक पॉइंट को समझाया है कि मेरा तो यही मानना है कि शायद ही आपको कोई समझाए। तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मैं आपको कुछ अच्छा जानकारी दूँ, आपका हेल्प करूँ। आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इस चीज़ को देखो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।